एसएससी सीजीएल 2026 की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के जितने भी सेट हुए थे उनको मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है कि कैसे आप सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग पेपर्स को 15 मिनट में सोल्व करोगे। अब हम कर रहे हैं सीएचएसएल के पेपर जो 2025 में हुए हैं, और सीएचएसएल के 6 सेट है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। और अब हम करने वाले हैं 15 नवंबर 2025 का शिफ्ट 3 का पेपर है, वो आज की क्लास में सोल्व करेंगे। और इनकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। देखो, पहला सवाल आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। सभी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक होती है, वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं तो होगी ही, तो ये आपका कथन सही है। दूसरा आपसे बोला गया है कि सभी वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय हैं, इसका उल्टा गलत है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो अपरिमेय हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और परिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक नहीं होती हैं, परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन वैसे गलत हो जाएगा। इंटीजर्स आर नॉट रेशनल, पूर्णांक है वो परिमेय नहीं होते हैं, ये गलत है, क्योंकि पूर्णांक जो नंबर है -1 -2 1 2 3 ये सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया है कि एक समकोण प्रिज्म का आधार है वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है, प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म के केंद्र से ऊपर से नीचे तक 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार गुहा ऊर्ध्वाधर रूप से बनाया गया है। प्रिज्म में शेष पदार्थ का आयतन बोला गया है, यानी आपको टोटल वॉल्यूम में से ये जो आपको बनाया गया है वर्गाकार गुहा बनाई गई है उसका वॉल्यूम हटा देंगे तो बाकी का आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आपके पास में समषटभुज है तो 6 तरीके का इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे बेस में, तो 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर करोगे तो 36, ये तो बेस का एरिया हो गया, इंटू ऊंचाई करोगे तो ये वॉल्यूम आ गया, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार गुहा है वो ऊर्ध्वाधर रूप से बनाया गया है, तो बेस एरिया क्या होगा इसका, स्क्वायर का 4। ठीक है, इसमें से इसका स्क्वायर हो गया बेस का एरिया भुजा स्क्वायर, इंटू ऊंचाई कितनी होगी वो सेम ही होगी 10 ही होगी, तो यहाँ पे ये एरिया वॉल्यूम है वो 40 हो गया। तो इसमें से ये वॉल्यूम है हमने घटा दिया, तो बाकी का रिमेनिंग वो आ जाएगा। बस सोल्व कर दो, यहाँ से 4 से करोगे 4 नाम 36 हो गया, 9 6 54 हो गया, और यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 फुट कर दो आप, 1.73 पुट कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में, देखो 1.73 को मैं यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 17 ही बन जाएगा, और 9 6 54 है, 54 × 17.3 है, और इसमें से 40 आपको घटाना है, तो लगभग मैं 17 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑप्शन दिख जाएगा आपको। तो 17 चौक 68, 6 चला जाएगा, 17.85, 85 और 6 जोड़ोगे तो 91 हो जाएगा, इसमें से 40 आपको घटाना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट 3 और हैं, तो अगर 54 को 0.3 से और मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 15 और जुड़ेगा इसमें, 5 दिया 15 और 16, लगभग 16 और जुड़ जाएगा, 16 32 34, तो 934 में से आप 40 घटा दो तो आप 34 तो घटाओगे ही, और बचा कितना एक्स्ट्रा 6 और बच गया, तो आपके पास में 895 के करीब आ जाएगा क्या आंसर, 895 यानी 894 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 895 करीब बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे सवाल हैं थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, अगर आपके कैलकुलेशन थोड़े धीरे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको छोड़ दीजिए, सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो। एक कांच निर्माता है वो 10 सेंटीमीटर भुजा और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वर्गाकार आधार वाले पारदर्शी समकोण प्रिज्म ब्लॉक बनाता है, अगर बिक्री कीमत है 0.60 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और लागत कीमत है वो 0.40 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऐसे 12 प्रिज्म बेचने पर अर्जित कुल लाभ कितना होगा। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो वॉल्यूम में दे रखा है तो वॉल्यूम निकाल लीजिए आप, वहीं सेम हमारे पास में प्रिज्म है, और प्रिज्म कैसा है 10 सेंटीमीटर भुजा है, 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक वर्गाकार है, तो भुजा का स्क्वायर 100, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, प्रिज्म का वॉल्यूम, और प्रिज्म के वॉल्यूम में इतने की हमारे पास में बिक्री आती है, इतने की लागत आती है, तो प्रॉफिट कितना कमाया 0.20 का, तो इसको 0.20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यही हमारे पास में प्रॉफिट होगा, तो यहां से सोल्व कर देंगे तो 2 जीरो से ये कट गया, पॉइंट हट जाएगा, 25 2 50 है, तो 5000 हैं, और ऐसे 12 हैं हमारे पास में, ऐसे कितने हैं प्रिज्म में 12 है, तो 12 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 × 12 करोगे तो 12 5 60, यहाँ पे आ जाएगा 6000 रुपये। ए और बी ने क्रमशः 50,000 और 40,000 रुपये का निवेश किया, 6 महीने बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, और वर्ष के अंत में देखो इसने 5:4 में इन्वेस्ट किया और इसने 6 महीने तक, 6 महीने बाद में ए ने अपनी पूंजी तो केवल 6 महीने के लगाया, इसने 12 महीने के लिए लगाया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 दूनी 12 हो गया, 8 और यहाँ पे 5, तो 5:8 है इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। 30,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बी ने 5 महीने बाद 40,000 रुपये के साथ में व्यवसाय में शामिल हो गया, तो बताइए, तो इसने 3:4 में इन्वेस्ट किया, बी ने 5 महीने बाद में यानी 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, तो 9:7 है ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा।
एक लंबवर्तीय बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या है और ऊंचाई समान है, उसके आयतन का अनुपात है वो क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, बेलन का वॉल्यूम अगर 3 हो तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम बेलन का हो गया और उसका क्या होता है? 1/3 होता है। तो अगर बेलन का वॉल्यूम 3 है तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है? 1 होता है। तो 3:1 है वो इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, उनके आयतन का। वर्त का केंद्र जो सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो वर्त है वो किसमें करता है? इन सेंटर में करता है। यहाँ पे सारे साइड्स हैं उनको टच कर देगा तो ये इन सेंटर होता है। एक शंकु को समान आधार और ऊंचाई वाले बेलन के अंदर अंकित किया जाता है, तो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन से अनुपात। वही सेम सवाल है, बस इस बार शंकु का आयतन और बेलन का आयतन है उल्टा पूछ ले तो 1:3 हो जाएगा। अक्स इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा और y इक्वल टू दे रखा है a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा। इस कंसेप्ट में डायरेक्ट ये होता है कि अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहां हमसे क्या बोला गया? 2 बोला गया है। 16 9 25 से 25 का डबल कर दोगे तो ये 2 वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू 25 आ गई तो यहां सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, सीधा कंसेप्ट है। एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात है वो 3:5 है। यदि त्रिभुज का तीसरा कोण है त्रिभुज के दिए गए दो कोणों के योग से 25% अधिक है तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 5 और 3 8, 8 यूनिट है दोनों कोणों का सम। इससे 25% ज्यादा है तो 25×2 यानी 10 है। तो ये 3:5:10 है। 3:5:10 है, ठीक है। तो सबसे बड़े कोण का मान बताना है, तो यहां पे टोटल सम कितना हो जाएगा? त्रिभुज का 5 3 8 यानी 118 हो गया। 18 यूनिट की वैल्यू 180 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो ये होगा 100, ये होगा 50, ये होगा 30, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है? 100 डिग्री है आंसर। ABC एक त्रिभुज है जहां AB है वो 12 है, AC 18 है, BC एक बिंदु D इस प्रकार है BC पर, तो BD है वो CD के बराबर है। तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC और ये D पॉइंट और ये बराबर बराबर दे रखा है, ठीक है। AB की वैल्यू 12 दे रखी है, AC की वैल्यू 18 दे रखी है और ये टोटल लेंथ है। त्रिभुज का परिमाप 48 है, तो 12 और 18 जोड़ोगे 30, तो यानी ये वाली जो लेंथ है ये 18 है हमारे पास में। तो AD की लेंथ बतानी है। AD की लेंथ देखो, AD क्या कर रही है? बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका मतलब ये मीडियन है। और मीडियन की लेंथ कैसे निकालती है? यहाँ पे AB का स्क्वायर फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 प्लस ट्वाइस ऑफ इनमें से कोई भी बीच वाली एडिशन बराबर बराबर वाली है तो CD का स्क्वायर, ठीक है। तो 18 का आधा कर दोगे 9 का स्क्वायर, तो 9 नाम 81 प्लस ये मीडियन का स्क्वायर AD का स्क्वायर। तो यहीं से सोल्व कर दो। यहाँ से 3 और 4, 4 और 2 6 और 8, 468 डिवाइडेड बाई 2 में से 81 घटा दो तो ये हमारे पास में AD का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ सोल्व करेंगे तो 2 3 4 में से 81 घटाओगे तो 3 और 8 और 5 13, 153 का रूट है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। 153 को क्या लिख सकते हैं? 5 3 8 9 है, तो 9 से कटेगा तो 3 9 और 9 7 63, 3√17 है वो AD की वैल्यू आ जाएगी 3√17। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। मीडियन की लेंथ हमसे पूछी गई है, मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हो? ABC में D और F है, क्रमशः AB और AC पर स्थित हैं। D है BC के पैरेलल है, AD की लेंथ 3 है, DB की लेंथ 6 है। अब जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे दिमाग में छप जाना चाहिए आपको डायग्राम, और ये सवाल वैसे कर चुके हैं इस सीरीज में। तो देखो ये 3 है, DB कितना है? 6 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 6 और 3 9, तो जो रेशियो होगा वो 1:3 का होगा, 1:3 का होगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी? 4 दे दी, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। क्या टोटल लेंथ 12 है, 12 में से 4 घटा दोगे तो यहाँ पे 8 है, वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सवाल कर चुके हैं और बहुत रिपीटेड टाइप है, तो आपको ये आना चाहिए बिना डायग्राम किए। ये हमारे पास में D और E है। ये देखो AD और ये 3 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, तो 6 और 3 9, यानी ये रेशियो 1 होगा तो पूरी लेंथ कितनी होगी? 9 होगी, तो 1:3, यानी 1:3, तो ये भी रेशियो 1:3 में होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ 4 दे रखी है, तो पूरी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12, और 12 में से 4 घटाओगे तो ये कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो ये चीज मैंने माइंड में ही कर ली है, तो ऐसे करोगे, ये मैंने समझाया है। एग्जाम में बिना पेन लगाए ऐसे भी कर सकते हो, बिना डायग्राम बनाए। किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टिन है, ठीक है। जिंक, कॉपर और टिन है, जिंक, कॉपर और टिन, इनका जो रेशियो है वो 3:2:2 है। अनादर कंटेन्स कॉपर, टिन और लेड। दूसरा है कॉपर, टिन और लेड, ठीक है, लेड है। इनका जो रेशियो है वो 2:3:5 दे रखा है। इनको क्या किया जाता है? इफ इक्वल वेट्स ऑफ बोथ एलॉयज आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय, दोनों की इक्वल मात्रा लेके एक तीसरा एलॉय बनाया जाता है। तो बताइए तीसरे एलॉय में वेट ऑफ लेड पर केजी इन न्यू एलॉय विल बी, तो
तीसरे में आपको लेड की मात्रा बतानी है कि वो कितनी होगी 1 केजी में। तो इसके लिए हमेशा जब भी मिलाया जाता है ना बराबर मात्रा में, तो इनका सम है वो बराबर किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 3 2 5 2 7, यहाँ सम कितना आ रहा है 7, यहाँ देखोगे 3 2 5 5 10, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो सम सेम नहीं है। तो क्या करो, इसका सम 10 आ रहा है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका सम 7 आ रहा था इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो सबसे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 30 20 20 और ये बन जाएगा 14 21 और 35। अब सेम चेक कर लो, यहाँ पे 70 70 बनेगा सबका सम। अब सबको मिला दो, देखो कॉपर को कॉपर के साथ मिलाओगे तो 14, यहाँ पे कितना बन जाएगा 20। हमें तो किसका चाहिए, लेड, लेड का चाहिए ना, तो लेड कितना है यहाँ पे 35 होता है लेड, तो लेड 35 है कितने में से 70 में, ठीक है। टोटल कितना 20 20 40 40 और 30 70, तो 70 में इतना है तो 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5। तो नई मिश्र धातु में, अच्छा मिश्र दोनों है ना यहाँ पे, तो टोटल आएगा हमारे पास में, तो ये जिंक तो कितना हो जाएगा 30 ही है, इसमें जिंक है नहीं। कॉपर मिलाओगे तो कॉपर कितना हो जाएगा 20 और 20 40 यानी 41 हो जाएगा। 20 यहाँ मिलाओगे ये, अच्छा 20 में 14 मिलाओगे तो ये तो होगा हमारे पास में 34 और 20 में 21 मिलाओगे तो 41 होगा और ये हमारे पास में एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया चारों का रेशो। अब हमें बताना है इस एलॉय में कि ये 35 है, कितने में से टोटल में निकालो, टोटल कितना है हमारे पास में 3 6 6 4 10 10 और 3 13 13 और 14 140 में, ठीक है। तो 140 में हो गया तो 35 2 70 यानी 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 केजी अगर केजी मान ले तो 0.25 है वो पर केजी में हमारे पास में इतना होगा लेड का। बहुत अच्छा सवाल था ये। टाइप 1 गेहूं की कीमत है वो 16 रुपये पर केजी और टाइप 2 की गेहूं की कीमत है वो 24 रुपये पर केजी किलोग्राम है। और टाइप 1 टाइप 2 के साथ 3:5 में मिलाया जाता है तो गेहूं की मिश्रित किस्म का अनुपात देखो, ये 16 रुपये है, ये 24 रुपये है, इनको 3:5 में मिलाया गया है। अब कई बच्चे क्या करते हैं 16 को 3 से, 24 को 5 से फिर भाग करोगे ऐसे, इसको डायरेक्ट भी बिना पेन लगाए कर सकते हो भाई। 16 देखो 3 लोगों के पास में, सबके पास में 16 रुपये हैं, तो इनके पास में 16 रुपये तो हैं। 16 से कितना ज़्यादा है हमारे पास में, आप बोलोगे 8 रुपये ज़्यादा है। ऐसे कितने स्टूडेंट है 5 है, तो 8 5 40 रुपये ज़्यादा हो गया। किन के पास में 8 लोगों के बीच में बांट दोगे, 40 को 8 में बांटोगे तो सबके हिस्से में कितना आ जाएगा 5 रुपये और आ जाएगा। यानी 16 हमने माना था, 16 और 5 21 है वही सवाल का आंसर। ऐसे डायरेक्ट माइंड में करते हैं, नहीं तो बेसिक से करोगे तो ऐसे कर दो, फिर 16 3 48 प्लस 24 पंजे 120 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ सोल्व करोगे तब भी हमारे पास में 21 केजी आएगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बिना पेन लगाए बताया कि बिना पेन लगाए आप एवरेज वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो। सुनील जूस है नींबू का शरबत और जल, ठीक है, नींबू का शरबत और जल है, इसकी दुकान शुरू करता है। शुरुआत में उसके पास में 145 लीटर जूस था जिसमें से 30% जल था। उसने 22 लीटर जूस बेच दिया, यानी 22 लीटर तो इसमें से निकाल दिया, कितने में से टोटल में से 145 में से, तो बचा कितना हमारे पास में, तो 123 लीटर बच गया हमारे पास में। फिर उसने बराबर मात्रा में नींबू का शरबत और जल है वो मिला दिया, तो नया अनुपात है वो इतना हो गया। तो 123 लीटर में भी यही 30% और यही रहेगा, तो हम 30% यानी 7:3 में होगा भाई। टोटल अगर 100 लीटर का मिश्रण हो तो उसमें 3 लीटर क्या होगा आपके पास में जल होगा, ये बाकी का क्या होगा जूस होगा, ठीक है। 7:3 है, इसमें भी आपने x लीटर मिला दिया और इसमें भी x लीटर मिला दिया, तो नया अनुपात है वो 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। अब ये रेशियो का खेल है पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे आप कर सकते हो भाई, सब में देखो 1-1 यूनिट का चेंज, यहाँ पे बराबर मात्रा मिलाई तो यहाँ पे डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस कितना है 1, यहाँ डिफरेंस कितना है 4 का, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 और तो ये कितना होगा 8 होगा। उल्टा हो गया क्या यहाँ पे, अच्छा जल और नींबू का शरबत का दे रखा है ना 1:2, उल्टा दे रखा है तो ये 8:4 हो जाएगा भाई, 2:1 हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, देखो जल का दे रखा है पहले, तो जल का यहाँ पे 1:2 होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:4 हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ से 7 से 8 और 3 से 4 1-1 यूनिट आ गया क्या, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, देखो 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू 12.3 है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 123, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12.3 आ गई क्या, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12.3 यानी 12.3 केजी है वो इसमें मिलाया गया है। ये डी ऑप्शन हो गया। सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। आप अगर बेसिक से करोगे तो टाइम लगना ही लगना है। तो इस सीरीज में आप ऐसे बेस्ट अप्रोच सीखोगे जो एग्जाम में ही लगाते हैं, और ये चीज आपको कहीं से सीखने को नहीं मिलेगी। 6 लीटर चॉकलेट सिरप को लीटर दूध में, यहाँ पे अक्ष लीटर दूध में मिलाया जाता है। यदि सिर्फ है मिश्रण का 20% है तो बताइए अक्ष का मान कितना होगा। देखो 6 लीटर चॉकलेट है और इससे सिरप को अक्ष लीटर दूध में मिलाया जाता है। सिरप में मिश्रण का 20% है, तो 6 है जो 20% की वैल्यू है, 20% का मतलब 1/5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 पंजे 30, तो 30 लीटर हमारे पास में क्या हो गया
अब जो नया मिश्रण बना उसमें 30 लीटर है, ये मिश्रण हो गया टोटल, और 6 लीटर इसमें चॉकलेट थी, शुरू में तो 6 लीटर ही थी, तो बाकी का हमारे क्या मिलाया, पानी तो मिलाया, तो पानी जो सॉरी दूध मिलाया, तो दूध कितना मिला दिया, इसमें से 6 लीटर तो घटा दो, जो बाकी का चॉकलेट है वो तो हटा दिया, और बाकी का जो बचा हुआ है वो हमारे पास में दूध आ गया, तो 24 लीटर हमने मिला दिया। भाई कॉन्स्टेंट ही तो रहेगा ना, दूध मिलाया गया ना कि चॉकलेट। अमित एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, जैसे ही पढ़ते रहो वैसे ही सोल्व करते रहो, ठीक है। बबन है, इसे 25 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। वे 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, ए और बी हैं वो 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर बाकी का काम है वो अमित और चेतन कर देता है, इसने 4 दिनों में कंप्लीट कर लिया। तो बताइए पूरा काम है कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता था चेतन। तो यहाँ टोटल वर्क 75, इसकी एफिशिएंसी 5 और 3 8, 8 पंजे 40, 40 यूनिट का काम कर लिया, बचा कितना 35 यूनिट का काम। यहाँ 35 यूनिट का काम है वो इन्होंने 4 दिन में कंप्लीट कर लिया, यानी एक दिन में दोनों ने 4 × 32 यानी 8.75 यूनिट काम किया है दोनों ने मिलकर, जिसमें से ए ने कितना काम किया 5 यूनिट का काम किया। इसमें से अगर ए का हटा दूं तो सी का आ जाएगा, तो सी ने एक दिन में 3.75 यूनिट का काम किया है, तो यानी सी की एफिशिएंसी आ गई। तो सी अगर पूरा काम करवाना हो तो टोटल काम को 75 डिवाइडेड बाई 3.75 से भाग दे दोगे, 37 दुआ 75 ही होता है, तो यहाँ पे 20 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकता है। एक किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है, ये सवाल बेस्ड है, ये 2016 या 2017 में पूछा गया था, वापस से देखो 2025-26 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बस वही टाइप आते हैं घूम फिर के। एक किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में ए है, जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिनों में, सी अकेला इसे 40 दिनों में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। देखो टाइम का रेशियो दे रखा है कि उतने दिन में, तो टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा क्या करोगे, वही एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो 1:1 में एफिशिएंसी का रेशियो होना चाहिए। टोटल वर्क माना मैंने 40, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। अब मुझे यहाँ किसकी एफिशिएंसी चाहिए, तो एक ही चाहिए, मुझे एक ही एफिशिएंसी चाहिए, और उसको मैं यहाँ पे 40 में भाग दे दूंगा तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब देखो एक ही एफिशिएंसी कैसे आएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी जोड़ने पर एक ही एफिशिएंसी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों देखो, तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ रहा है 5, तो 5 यूनिट है वो 2 यूनिट की वैल्यू है, यहाँ 2 की वैल्यू है 5, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 2.5 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 हो गई, यानी यहाँ पे सी को आप क्या बोल दो, एक की एफिशिएंसी है, यहां पे आप 2.5 बोल दो, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1.5 आ जाएगी, और 1.5 और 1 को जोड़ोगे तो 2.5 आ रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखो 2.5 और 2.5 बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2.5 आ गई, तो 2.5 से भाग दे दोगे तो 25 हो गया, यानी 16 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। घंटे दिन में दे रखा है तो 16 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। एक अकेला ए काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, ए है इसे 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी है इसे 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी ने 8 दिन काम किया, तो यहाँ पे 16 3 48 टोटल वर्क 3 12 चौक 48, बी ने 8 दिन काम कर दिया, यानी 8 चौक 32 यूनिट का काम तो कर दिया, ठीक है। बचा कितना 16 यूनिट का काम बच गया। ये 16 यूनिट का काम किसने किया, ए ने अकेले से इस काम को कर दिया, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 16/3 है वो ए इतने दिन में कंप्लीट कर देगा। 3 पंजे 15, तो 5 दिन और 1/3 है, तो 3 × 24 यानी 5 दिन और इतने घंटे आ जाएंगे। 224 सेंटीमीटर परिमाप वाली एक आयताकार टाइल का उपयोग करके 25.6 मीटर और 14.4 मीटर चौड़ाई वाले फर्श को बनाने के लिए किया जाता है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है तो फर्श को पूरी तरह बनाने के लिए टाइलों की संख्या कितनी होनी चाहिए। टाइल की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया डिवाइडेड बाई एक टाइल का एरिया, ठीक है। टोटल एरिया तो हमारे पास में यहीं से आएगा, टाइल का उपयोग करके इतने इतने मीटर चौड़ाई वाले एक फर्श को, तो जहाँ पे मीटर में दे रखा है यहाँ पे सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 256 और 1 जीरो तो आएगा इनटू 1440, ये तो आ गया टोटल एरिया फ्लोर का। और एक टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, ये इसका परिमाप दे रखा है, तो 4 3 7 7 दूनी 14, परिमाप आ गया 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू 224 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14 और 8 चौची गाड़ी 84, 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो गई, तो यहाँ पे 16 चौक 64 और 16 3 48, एक टाइल का एरिया इतना हो गया। अब भाग दे दो, इतनी ही हमारे पास में टाइल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ मैं भाग दे दूं तो 12 से कर देंगे, 12 चौक 48, यहाँ 12 से काटेंगे तो 120 बार चला गया, 4 से काटोगे 30 बार चला गया, 64 का डबल 128, 128 का 6 का 24, 4 बार जाएगा ये, तो 4 3 12, तो 1200 टाइल्स चाहिए होगी आपको, 1200 टाइल्स चाहिए होगी। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 48 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत का क्षेत्रफल यानी L इंटू बी है, ये A स्क्वायर इसके क्षेत्रफल से कितना है 48 ज्यादा है, यानी डिफरेंस है।
यदि आयत की लंबाई है वो उसकी भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है तो ए से कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर कम है, तो a माइनस 2 है, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48 होगा। सोल्व कर दो यहाँ से, दो आयत का दोनों का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का तो वर्ग और आयत दोनों का परिमाप बताना है। अच्छा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ बच गया आपके पास में 2a और माइनस 8 इज इक्वल टू 48। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 उधर चला जाएगा तो 56, 56 का आधा 28 व 56, ए की वैल्यू 28 आ गई, 28 का स्क्वायर कर दो तो परिमाप 28, परिमाप निकालना ना, 28 व 56, 56 दुआ 112, तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप है 112 आएगा। दूसरा निकालने की जरूरत है नहीं, एक ही ऑप्शन में है। दो वर्त C1 और C2 की त्रिज्याएं हो 5:3 इकाई, 5 और 3 इकाई हैं, उनके केंद्र एक दूसरे से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका मतलब 5 और 3 8 यानी दूर दूर है। तो इससे कितने उभयनिष्ठ, तो 1 2 3 4, 2 डायरेक्ट होगी, 2 ट्रांसवर्स होगी, 4 टेंजेंट हम खींच सकते हैं कॉमन। एक चतुर्भुज का एक कोण है वो 84 डिग्री है। यदि चतुर्भुज के शेष कोणों का अनुपात है वो क्रमशः 4 3 5 है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों के बीच में अंतर आपसे पूछा गया है। तो अगर एक कोण 84 है तो बाकी के 3 कोणों का सम आ जाएगा। 360 में से 84 घटा दो, 360 में से 84 आप घटा दोगे 60, और बचा कितना 24 और घटा दोगे 300 में से, तो 276 आ गया 3 कोणों का सम। और 3 कोणों का अनुपात दे रखा है 4 3 7 7 5 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 24 और 12 36, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 23 हो गई। तो 23 चौक 92, 23 तिया 69 और 23 पंजे 115, ये आ गया हमारे पास में 3 कोण, तो ये आ गया। चौथा कोण ये था, पूछा गया है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। या तो वैसे कर सकते हो 23 दूना 46 है, इस सवाल का आंसर आ जाएगा, या फिर यहाँ से डिफरेंस कर लो तो डिफरेंस कितना आएगा 46 ही आएगा। ठीक है। यदि एक रेखिक समीकरण का ग्राफ है 0,-2 से होकर गुजरता है, इसका ढलान इतना है, तो बताइए समीकरण क्या होगा। समीकरण होता है y माइनस y1, तो माइनस को वाला प्लस हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। सोल्व करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3x माइनस 2, माइनस 3x माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2 आना चाहिए, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ए काम को 12 दिनों में, बी है वो 15 दिनों में, ए है 12 दिनों में। पूरा ज्यादा नहीं लिखना आपको, बस जितना चाहिए उतना लिख दो आप, सजा के कुछ वहां पे कौन देखेगा। सी है वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। निम्नलिखित में से 3 तरीके से काम करते हैं, और ए है पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है, इस चक्कर को दोहराया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल वर्क 60 हो गया इनका एलसीएम, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। एक दिन इसने, एक दिन इसने, एक दिन इसने, 3 दिन में कितना काम हो गया, 5 4 9 3 12, तो 3 दिन में 12 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है, 5 4 9 3 12, तो 60 यूनिट का काम करवाना, तो क्या कर दो, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 दिन में क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 दिन में ये काम है कंप्लीट हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास में 25 सवाल कंप्लीट। इस तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर ये अप्रोच आप लगाते हो तो आप इजीली कर पाओगे इन क्वेश्चंस को 15 मिनट में। शायद हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन में आप अटक भी जाओ, तो 1-2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, बाकी एक्यूरेटली आप यहां से 23 से 24 सवाल हैं वो इजीली इस शिफ्ट में कर सकते हो। ठीक है, अगर अटकते नहीं हो तो, अगर अटक गए तो फिर आपके पास में टाइम लगेगा थोड़ा सा। बाकी इस तरीके से आप अप्रोच पहले से क्वेश्चन देखो, मैं एक ही चीज बोलूंगा, 2015 से लेके 2026 तक के जितने सवाल अगर हैं हमारे पास में, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आप कर लो, तो ऐसे जो टाइप्स हैं वो देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सा तरीका लगाना है। वही टाइप है, वही कंसेप्ट है, वही तरीके, सारे के सारे सेम ही है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो ये सारे के सारे हो जाएंगे आपसे। आपको अदर से क्वेश्चन करवाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां पे ऐसा चेंज होगा ही नहीं, वही क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। मेंस वाले सवाल प्री में डाल रहे हैं, बस लेवल बढ़ा रहे हैं, तो प्री वो जो मेंस वाले सवाल थे वो प्री में आने लग गए हैं, और कुछ नहीं हुआ है इतना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए सेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।